हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर वेलकम आप सभी का। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9 के लिए, और ये क्लास इसलिए कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो था हमने स्टार्ट किया था, लेकिन काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो गया। उसकी सेकंड क्लास जो थी वो बनानी ज़रूरी थी, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर शुरू के जो टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। चलिए एक बार उनको याद कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। उसमें हमने टाइड्स कैसे कॉज होते हैं ये पढ़ लिया था, ग्रेविटेशन क्या है ये पढ़ लिया था, साथ ही साथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग कि जो फोर्स है वो इक्वल है Gm/d²। यहाँ पर m और m दो ऑब्जेक्ट्स हैं और d इनके बीच की दूरी। यहाँ से हमने g की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, जो कि 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर थी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, kg-2 लिख देते हैं इसको। तो यहाँ तक चैप्टर जो था हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये हमें क्या क्या चीजें बताता है। तो हमने ये जाना था कि अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट्स जो है उनके चारों तरफ जो सैटेलाइट्स हैं वो किस तरह घूमते हैं, ये हमने जाना था इसी ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से। साथ ही साथ सन के चारों तरफ प्लैनेट्स अगर रोटेट कर रहे हैं तो भी कोई ना कोई अट्रैक्शन है उनके बीच, ये हमने जाना था। अर्थ पर किस तरीके से टाइड्स बनते हैं वो भी हमने जाना था पिछली क्लास में। तो चलिए, अब ये तो बात हुई पिछले चैप्टर की, पिछली क्लास की। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है फ्री फॉल, हिंदी में से कहेंगे मुक्त पतन। फ्री फॉल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फ्री फॉल जो है, फ्री फॉल मतलब कि जिस पर कोई बंदिश ना हो, जिसे फ्री फॉल कहा जाएगा। तो अगर एक एग्जांपल लें हम कि एक पत्थर लेते हैं हम छोटा, उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कुछ एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद वो पत्थर वापस लौटकर आता है। तो वो जो पत्थर लौटकर आ रहा है उस पर वो कौन सी स्थिति में है, फ्री फॉल की स्थिति में है। या जैसे हम कुछ ऊंचाई पर चले जाएं और वहां से किसी चीज को नीचे गिराएं, तो उस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, वो अपनी स्वेच्छा से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो भी फ्री फॉल की स्थिति में है। अब वो वस्तु जो कि ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है, जिसको ना हमने बांध रखा है, वो अपनी मुक्त अवस्था में गिर रही है, उस पर केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स जो है वो ही क्या है, फ्री फॉल बताता है। यानी कि जब कोई वस्तु ग्रेविटेशनल फोर्स के बंदिश में या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो कहा जाएगा उसे कि वो वस्तु कौन सी स्थिति में है, फ्री फॉल की स्थिति में है। यानी कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। अर्थात कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मुक्त रूप से गिर रही है, किस तरफ, पृथ्वी की तरफ आ रही है या गिर रही है, तो उसे कहा जाएगा कि वो वस्तु कौन सी स्थिति में है, मुक्त पतन की स्थिति में है। Whenever an object falls in the influence of gravitational force, it is said to be in फ्री फॉल। कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिर रही है, तो कहा जाएगा कि वो कौन सी स्थिति में है, मुक्त पतन की स्थिति में है। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी की ओर गिर रही है,
तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मुक्त पतन कहा जाएगा, यानी कि कोई उसे रोक नहीं सकता। इस स्थिति में वस्तु पर केवल एक ही बल कार्यरत होगा, यानी कि एक ही फोर्स काम करेगा, और जो कि कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वही इस वस्तु पर काम करेगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमने ये पढ़ा कि हमने न्यूटन के लॉ पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमने पढ़े कि फर्स्ट लॉ हमें ऐसे इनर्शिया के बारे में बताता है, सेकंड लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है, मोमेंटम के बारे में बताता है, और थर्ड लॉ हमें बताता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन और रिएक्शन के नियम के बारे में। यहाँ हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। देखिए कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma। यहाँ m जो है ये मास हो गया उस वस्तु का जिसकी हम बात कर रहे हैं, F फोर्स लग रहा है उस वस्तु पर, और a जो है ये क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। अब ये एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसको बता रहा है, एक्सीलरेशन को बता रहा है। अब यहाँ जो हमारे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है या स्पीड में चेंज हो रहा है वो एक्सीलरेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये एक्सीलरेशन किसके कारण है, ये एक्सीलरेशन है किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण। और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को बताने के लिए या डिनोट करने के लिए हम एक ही जगह यूनिट काम में लेते हैं, जी। दैट इज जी जो है ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी इसे हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। है वही चीज, अंतर क्या हुआ कि वहां हम बात कर रहे थे एक्सीलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। सो वी विल राइट नॉट ए, वी विल राइट स्मॉल g, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब आगे बात करें हम कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें ये बताता है कि फोर्स जो है वो मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो वस्तु जो कि फ्री फॉल की स्थिति में है उस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो किसकी इक्वल होगा, F विल बी इक्वल टू ma ना होके mg हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि ये जो फोर्स था इससे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था। तो चलिए यहां से अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें कि F इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था gmm बाय डी स्क्वायर। F की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करते हैं F इक्वल्स टू mg लिख दें इक्वल्स टू gmm बाय डी स्क्वायर, m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल्स टू gm बाय डी स्क्वायर। यानी कि यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की या गुरुत्वीय त्वरण की। जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो वो वस्तु जो कि पृथ्वी की सतह के बिल्कुल पास है उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम जो है ये यहाँ पर मास है किसका, अर्थ का मास है, और डी जो है ये उस वस्तु और अर्थ की सरफेस जो है उसके बीच की जो दूरी है वो डी से हम डिनोट करेंगे। अब आगे हम बात करें अगर कि अर्थ की जो शेप है, अर्थ की शेप की जब हम बात करते हैं देखिए तो अर्थ की जो शेप है ना वो अर्थ की जैसी ही है। हम ये कहते हैं ना कि अर्थ गोल है, संतरे की तरह गोल है, इस तरीके की बात सुनते हैं हम। लेकिन अर्थ जो है इसकी खास बात क्या है कि अर्थ की जो शेप है वो अर्थ की ही जैसी है, यानी कि अर्थ की जो शेप है वो किसी और फिगर से मैच नहीं करती है। और अर्थ की जो शेप है इसे कहा जाता है जियोइड शेप। अर्थ की जो शेप है वो अर्थ के जैसी ही है, यानी कि अर्थ की जब हम डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल गोल ना होकर क्या है कि यहाँ तो लंबा है और यहाँ इसकी चौड़ाई जो है वो कुछ ज्यादा है। परफेक्ट तो बिल्कुल ना बने, लेकिन ये देखिए कि ये अर्थ है, ये वाली लंबाई कम होगी और ये वाली लंबाई ज्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पोल्स हैं,
ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। और ये इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। जानते हैं हम सभी इसको। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये शेप मैंने क्यों बनाया, उसके पीछे रीजन क्या है कि हम जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं पोल्स पर और इक्वेटर पर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए कि जी बराबर क्या है, जी एम बाय डी स्क्वायर। डी जो है ये इस दूरी को बता रहा है। अब देखिए कि यहां जब मैं पोल्स की बात करती हूं तो इस, और यहां मैं इक्वेटर की बात करती हूं, तो आपको देखकर ये पता चल रहा होगा कि पोल्स पर ये जो लंबाई है या ये जो डिस्टेंस है ये कम है, यानी कि डी की वैल्यू कैसी है, कम है, जबकि इक्वेटर पर डी की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। इक्वेटर पर डी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि अर्थ की जो रेडियस है ये पोल से इक्वेटर पर आने पर बढ़ती है ना, कि रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। पोल से इक्वेटर तक आने पर अर्थ की जो रेडियस है वो बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू जब हम बात करें, ठीक है, तो जी की वैल्यू जो होगी वो कहाँ तो ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी, तो ये डी की वैल्यू कम है, यानी कि पोल्स पर तो जी की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जी की जो वैल्यू है, ज्यादातर केसेस में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज जब फाइंड आउट करते हैं, ये थ्योरेटिकल बात की पोल्स और इक्वेटर के पर जो डिस्टेंस है उसमें कुछ अंतर है, हम जो जी की वैल्यू है उसको कांस्टेंट लेकर चलते हैं और वो जो वैल्यू है वो किस तरह फाइंड आउट की जाती है वो हम नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ हमको वैल्यूज लिखनी है सभी की। तो सबसे पहले जी, यहाँ से हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करें, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहां मुझे लिखना है एम, एम कैपिटल जो है ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये हो गया अर्थ का मास। और नीचे जो है मुझे रेडियस लिखनी है किसकी, अर्थ की। रेडियस जो है अर्थ की, यहाँ डिस्टेंस तो अर्थ की रेडियस होगी। ये हम पोल्स इक्वेटर सब में बराबर मान रहे हैं कि हम एक अर्थ को कैसा मान रहे हैं, स्फेयर, क्योंकि पोल्स और इक्वेटर ये अलग अलग ना करके हम एक कांस्टेंट वैल्यू इसकी लेकर चलते हैं, जो कि कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे, और ये है यहाँ पर मीटर में। इनको जब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू मिलती है। और ये जो जी की वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, जी की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम 9.8 भी ले सकते हैं, और सहूलियत के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को 10 भी ले लेते हैं। 9.8 है तो इसको हम 10 भी ले लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्री फॉल के बाद अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, और फ्री फॉल के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेट और मास में अंतर। ये क्लियर है टॉपिक। चलिए अब आगे चलें और हम बात करें अगले टॉपिक की। और उसको अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक बात और करें कि इटालियन साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा उससे कई सारे ऑब्जेक्ट्स को गिराया और फ्री फॉल की स्टडी की। और इन्होंने ये देखा कि जो मोशन के तीनों लॉज हैं, जिनमें एक्सीलरेशन की वैल्यू हमको पुट करनी होती है तीनों में ही, तो वहां पर हम एक्सीलरेशन की जगह अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू को पुट कर दें तो भी हमें वैल्यूज सेम ही मिलती है। तो न्यूटन के तीनों लॉ जो मोशन के हैं वो हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो कि फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ जो है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ की जब हम बात करें तो थर्ड लॉ जो है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड लॉ। तो यहाँ पर हम a की जगह g की वैल्यू को पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो भी सेम वैल्यूज हमें मिलती हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन दोनों ही कंडीशंस के अंदर। चलिए
तो एक्सीलरेशन है तो भी ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करें तो भी ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो हमें स्पेसिफिक वैल्यू ही देते हैं। यहाँ पर u और v जो है ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को बताते हैं, t जो है वो टाइम को बताता है, और s जो है ये डिस्टेंस कवर्ड को बताता है। u इनिशियल और v फाइनल वेलोसिटी। चलिए आगे बात करें हम मास और वेट की। ये जो टॉपिक है मास और वेट, इसमें अंतर आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। मास और वेट के अंदर अंतर क्या है ये कई बार पूछा जाता है। तो देखिए कि मास जो है, मास जो होता है वस्तु का, जिसे कहा जाता है द्रव्यमान, और वेट जो है इसे कहा जाता है भार। मास जो है वस्तु का, यह कभी भी चेंज नहीं होता है। हमने ये पढ़ा है कि जितना ज्यादा वस्तु का मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इनर्शिया हम जानते हैं जड़त्व, कि कोई वस्तु भारी है अगर, ठीक, तो उसके अंदर मास ज्यादा है, और मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनर्शिया के। कि बात करें एक साइकिल की और एक ट्रक की, तो साइकिल को हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस आसानी से कर सकते हैं, जबकि ट्रक को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइकिल जो है उसका मास कम है, इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है। ट्रक का मास ज्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। साथ ही साथ मास की जब हम बात करें तो मास जो है या द्रव्यमान जो है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ हम अर्थ पर अगर किसी वस्तु का मास या द्रव्यमान देखें, चाहे मून पर चले जाएं, चाहे जुपिटर पर चले जाएं, चाहे पोल्स पर चले जाएं और चाहे इक्वेटर पर चले जाएं, मास विल बी कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मास के लिए हम ये कह सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। पहली बात, मास डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू place, it always remains constant, always remain constant। ये तो बात हो गई मास की या द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान जो है, यहां नोट कर लें कि द्रव्यमान जो है ये बराबर है किसके, जड़त्व के, ठीक है। यह स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। और तीसरी बात, यह हमेशा कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी नियत रहता है, नियत यानी फिक्स्ड वैल्यू रहती है। ये तो हमने बात की किसकी, मास की। अब आगे चले और अगली बात करते हैं वेट की। तो मास और वेट में क्या अंतर है, मास के बारे में हमने जान लिया, अब हम बात करें वेट की। तो वेट यानी कि भार। वेट क्या है, वेट वो बल है जिससे पृथ्वी का ग्रेविटेशन उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, उसे कहा जाएगा वेट। यानी कि वेट जो है, वेट इज द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। यानी कि वह बल जिसके द्वारा वस्तु पृथ्वी की ओर खींच रही है उसे कहा जाएगा भार। तो वेट या भार क्या है, वह बल जिसके द्वारा वस्तु पृथ्वी की ओर खींची जा रही है। यानी कि पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है वो बल किसको बताता है, भार को बताता है। इसके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मास जो है ये जगह जगह पर परिवर्तित होगा, ठीक है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है ये, वेट जो है ये चेंज होगा और डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? तो यानी कि भार वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। भार का मान वस्तु जगह के अनुसार परिवर्तित होगा, साथ ही साथ ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। पोल्स पर उसी वस्तु का भार अलग होगा और इक्वेटर पर उसी वस्तु का भार अलग होगा। ये बात हो गई मास और वेट में अंतर की। यानी कि वेट जो है
ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू जी के। भाई द्रव्यमान तो है ही है उसमें, लेकिन द्रव्यमान के साथ साथ किस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से उसको खींचा जा रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन किसको बताएगा, हमें वेट को बताएगा। और ये जो वेट है इसकी एसआई यूनिट जो होगी, ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी ये इक्वल होगी फोर्स के, जो कि कितनी हो जाएगी, न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये न्यूटन के बराबर हो जाएगी। चलिए, तो मास जो है ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट जो है ये लोकेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, ठीक है, जबकि ये जो है ये लोकेशन पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। मास और वेट जब हमने जान लिया कि मास इनर्शिया की इक्वली प्रोपोर्शनल है, जगह जगह पर बदलता नहीं है, लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट जो है ये मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, इसकी यूनिट न्यूटन फोर्स के बराबर ही होगी, और ये पृथ्वी के जो अट्रैक्शन है उस पर भी डिपेंड करेगा, जगह पर बदलेगा, यानी कि ये लोकेशन पर डिपेंड करेगा। अब हम बात करें कि क्या किसी वस्तु का भार जितना अर्थ पर है उतना ही, भाई मास तो सेम रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि मास तो चाहे हम अर्थ की बात करें, चाहे मून की, और चाहे जुपिटर पर चले जाएं, हमारा जो मास है वो सेम रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब हम वेट की, कि क्या वेट, अब जब मैंने कहा कि वेट जो है हमारा चेंज होता रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, यानी कि वेट जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, लोकेशन पर, यानी कि अर्थ पर हमारा वेट जो है वो मून पर सेम नहीं रहेगा। मास तो सेम रहेगा लेकिन हमारा वेट जो है वो मून पर सेम नहीं रहेगा। अब मून पर हमारा वेट निकाला कैसे जाए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है या एक ट्रिक है, तो उससे हम पता कर लेते हैं कि हमारे वेट का लोकेशन चेंज होने पर, और लोकेशन पे कैसे, कि हम हमारे एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट पर पहुंच जाए जो कि क्या है, मून है। तो ये ध्यान रखें हमेशा कि हम बात कर रहे हैं अर्थ की और मून की। तो अर्थ पर जितना भी हमारा वेट है, मून पर हमारा जो वेट है वो अर्थ पर वेट का 1/6 होता है। जितना भी अर्थ पर हमारा वेट है उसका वेट का 1/6 पार्ट होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अर्थ पर उसका वेट 60 kg है, तो मून पर उसका वेट 1/6 इंटू 60, दैट इज ओनली 10 kg ही होगा। क्लियर है? तो ये मान लीजिए कि कोई न्यूमेरिकल हमसे पूछ लिया जाए कि वेट इतना है, और अगर मून पर दिया हुआ है तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास अर्थ पर हमारा जो वेट है वो हमें मिल जाएगा। ये बात हो गई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड मून। अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर। प्रेशर इसे कहते हैं दाब, थ्रस्ट इसे कहते हैं हिंदी में प्रणोद। थ्रस्ट और प्रेशर में क्या अंतर है, देखिए वैसे तो कोई ज्यादा पेचीदा बात नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है दोनों के अंदर। कि हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि हम कहीं मान लीजिए कि बात करते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट की, यानी कि ऊंट की बात करते हैं कि ऊंट जो है वो आसानी से, मिट्टी में कितनी गहरी होती है मिट्टी, चलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो आसानी से चल लेता है। पहली बात तो उसकी टांगे गद्देदार होती हैं, पैर लंबे होते हैं, आसानी से चल लेता है। ठीक है, हम भी अगर मिट्टी में खड़े हुए हैं या किसी चीज पर दबाव डाल रहे हैं, मान लीजिए हम खड़े हैं किसी चीज पर तो प्रेशर लगा रहे हैं उस पर, अब उसी जगह हम उस सरफेस पर अगर लेट जाएं तो क्या उतना ही प्रेशर लगेगा जितना प्रेशर हमारे खड़े होने पर लग रहा था? तो ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि जब हम खड़े हुए हैं तो एरिया जो कि उस वस्तु के कांटेक्ट में है वो कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हम बल लगा रहे हैं उस वस्तु पर वो परपेंडिकुलर लग रहा है। और वस्तु का सरफेस ये है, हम इस तरीके से खड़े हैं तो परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। उसी जगह हम उस वस्तु पर अगर लेटे हुए हैं, है ना, या जमीन की बात करें तो बल कम लगेगा। और यही अंतर है थ्रस्ट और प्रेशर के अंदर। देखिए कि हम एक
जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना, नोटिस बोर्ड होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो कार्डबोर्ड होता है ना एकदम सॉफ्ट सा होता है, और वो बड़ी बड़ी सी पिन्स होती हैं जिनका आगे का हिस्सा काफी बड़ा होता है और चुभने वाला हिस्सा काफी नुकीला होता है। और जब भी पियोन्स या जो हमारे अटेंडेंट्स होते हैं स्कूल में कोई भी नया नोटिस बोर्ड लगाते हैं, तो वो चारों तरफ से वो पेपर पकड़ा, एक तरफ लिया और वो जो पिन होती है बस उसको ऐसे दबाया और आसानी से वो पिन अंदर चली जाती है और चारों कोनों पर वो नोटिस बोर्ड पर लग जाता है। तो थ्रस्ट जो है ये वही है कि जब किसी सरफेस पर हम फोर्स लगाएं और वो कैसा हो, द फोर्स एक्टिंग perpendicular, the force acting perpendicular on an object is called, यानी कि किसी वस्तु पर लंबवत कार्य करने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ये तो बात हो गई प्रणोद की। अब हम बात करें कि मिट्टी में हम खड़े हुए हैं तो ज्यादा दाब लग रहा है हमारे पैरों से क्योंकि एरिया कम है। उसी मिट्टी पे अगर हम लेट जाएं तो एरिया बढ़ जाएगा और दबाव कैसा होगा, कम होगा। इसको हम बता सकते हैं किसके द्वारा, प्रेशर या दाब के द्वारा। यानी कि वो फोर्स जो कि लग रहा है किसी एरिया के ऊपर, उसे क्या कहा जाएगा, प्रेशर कहा जाएगा। यानी कि थ्रस्ट विच एक्ट्स ऑन एन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि किसी बड़े क्षेत्रफल पर जो बल कार्य कर रहा है उसे तो हम क्या कहेंगे, दाब। और लंबवत, वस्तु के लंबवत जब काम कर रहा है कि हम खड़े हैं तो परपेंडिकुलर है, लेटे हैं तो हम परपेंडिकुलर नहीं है, उस वस्तु के बल जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। यहाँ शर्त क्या है कि बल कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर लगना चाहिए। यहाँ केवल बल काम कर रहा है किस पर, किसी दिए गए एरिया पर। तो हम बात करेंगे किसकी, प्रेशर की। जैसे कि सब्जी काट रहे हैं हम, ठीक है, तो एरिया, दो तरह की सरफेस है चक्कू में हमारे में, एक ब्लंट सरफेस है, एक धार वाली है। ब्लंट वाली सरफेस से अगर सब्जी काटते हैं तो नहीं कटती है, धार वाली सरफेस से काटते हैं तो सब्जी आसानी से कट जाती है। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, एरिया की। यानी कि वो बल जो किसी दिए गए एरिया पर काम कर रहा है उसे तो हम कहेंगे प्रेशर, और वो बल जो उसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लग रहा है उसे कहा जाएगा थ्रस्ट या प्रणोद। चलिए, तो प्रेशर जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्लियर है। तो किसी सरफेस पर या किसी सतह पर लगने वाला बल प्रणोद जो कि किसी सतह पर लग रहा है, सतह के क्षेत्रफल पर लग रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, दाब या प्रेशर कहा जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, पास्कल, पीए से जिसे डिनोट किया जाएगा। और यूनिट अगर हम इसकी लिखें तो वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल जो नाम है सर ब्लेसी पास्कल के ऑनर में इसका नाम रखा गया। एक फ्रेंच साइंटिस्ट है ब्लेसी पास्कल, जिनके ऑनर में इसकी यूनिट को पास्कल लिखा जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी प्रेशर के लिए। चलिए आगे बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, देखिए कि यहाँ तो हम बात कर रहे थे सॉलिड्स की। फ्लूइड्स जो हैं, हर बहने वाली चीज फ्लूइड है। तो फ्लूइड में क्या आएंगे, लिक्विड भी आएंगे और क्या आएंगी, गैसेस भी आएंगी, क्योंकि लिक्विड भी बहते हैं और गैसेस भी बहती हैं। तो लिक्विड और गैसेस दोनों मिलकर क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। तो क्या ये भी बल लगाते हैं, बिल्कुल। फ्लूइड्स जो है ये भी प्रेशर एक्सर्ट्स करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि किसी बलून में हम हवा भर रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि और ज्यादा एयर नहीं भरी जा सकती और बलून फट जाता है। इसी तरह लिक्विड्स जो हैं ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि किसी बैग में या किसी जगह में अगर हम गुब्बारे में अगर पानी भर रहे हैं तो
पानी जब प्रेशर से भरा जा रहा है तो एक स्थिति ये आएगी कि वो गुब्बारा भी ब्लास्ट हो जाएगा और ज्यादा पानी को जब वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो लिक्विड्स जो होते हैं वो उस चीज पर प्रेशर लगाते हैं जिसके अंदर की उनको कंटेन करके रखा जाता है, यानी कि जिसके अंदर उन्हें रखा जाता है। ये बात हो गई किसकी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड्स जिनको हम हिंदी में कहते हैं तरल पदार्थ। तरल पदार्थ वो जो कि बहते हैं, तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही तरल पदार्थ कहलाते हैं। अब आ गए इस तरह हम हमारे चैप्टर के लगभग लास्ट टॉपिक पर, जो कि है बायंसी या उत्प्लावन बल जिसको कहा जाता है। क्या है ये उत्प्लावन बल, इसको जानते हैं हम। बायंसी या उत्प्लावन बल, उत्प्लावन क्या है ये। अब देखिए कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो वस्तु में हल्की लगने लगती है। कभी अगर ऐसा चांस पड़ा हो कि आपने किसी जगह में से पानी को निकाला हो, हौद में से या कुएं वगैरह में से, तो पानी खैर निकालने का कोई प्रश्न नहीं है फिलहाल, तो अगर किसी हौद में से या किसी कंटेनर से आपने पानी बाहर निकाला हो, तो जब तक वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहता है तब तक हमें वो वेटलेस फील होता है। जैसे ही हम उसे पानी के बाहर निकालते हैं तो हमें उसका वेट फील होता है, यानी कि वस्तु पूरी तरह से या आधी भी अगर बाहर है तो भी हमें उसका वेट कम फील होता है। और वो किसकी वजह से होता है, बायंसी की वजह से। अब होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं, ठीक है, तो एक फोर्स तो हम लगा रहे हैं कहाँ, उस वस्तु के ऊपर, लेकिन जब हम उस वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो कुछ फोर्स, वो जो पानी है वो भी वापस बैक, एक्शन और रिएक्शन वाला नियम यहाँ काम करता है कि हम अगर फोर्स लगा रहे हैं नीचे ऑब्जेक्ट को पानी में धकेलने के लिए, तो पानी के द्वारा भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, और वो जो फोर्स है वो ही बायंसी कहलाता है। तो इसके इसी वजह से कि हम कई सारी चीजें देखते हैं कि जो शिप है कितना बड़ा होता है लेकिन फिर भी वो पानी में डूबता नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है, जबकि छोटी सी जो कील है वो पानी में डूब जाती है, या बलून या किसी बॉल को हम पानी में कितना भी प्रेशर लगा के दबा दें वो उछल के बाहर आई जाती है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते हैं बायंसी की वजह से, कि हम किसी चीज को अगर पूरी तरह से या थोड़ा बहुत डुबो देते हैं पानी के अंदर तो वो वापस लौट कर आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्यों होता है ऐसा। तो ये सब होता है उत्प्लावन बल की वजह से। आप देखिए, हम बात करें कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लें कि एक पानी का भरा हुआ कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया है, ठीक है, और एक कॉर्क आप जानते हैं, आपने देखा होगा कुछ बॉटल्स होती है जिनमें लकड़ी का जैसा ढक्कन होता है, वो लकड़ी काफी सॉफ्ट सी होती है, वो कॉर्क होती है। अब उस कॉर्क को जब हम पानी में डालते हैं तो ये जो कॉर्क है ये पानी के अंदर तैरती रहती है, पानी के अंदर तैरती रहती है, जबकि इसी पानी के कंटेनर के अंदर अगर हम किसी कील को डाल दें, आयरन नेल को डाल दें, तो ये क्या होगी, डूब जाएगी पैने में आकर। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे एक तो रीजन होता है डेंसिटी, यानी कि वस्तु जिसको कि पानी में डुबोया जा रहा है उसकी डेंसिटी पर भी उसका डूबना और तैरना डिपेंड करता है। जैसे कि आयरन नेल जो है उसकी डेंसिटी कैसी है, पानी से ज्यादा है। यहां हम बात करें दो चीजों की, आयरन नेल और किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्क की बात कर रहे हैं। पहली बात करें हम डेंसिटी की, तो आयरन नेल की डेंसिटी जो है, और यहाँ बात करें हम वाटर की डेंसिटी की, तो आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा है किससे, वाटर से। यहाँ पर कॉर्क की जो डेंसिटी ये कम है किससे, वाटर से। यहाँ वाटर की डेंसिटी ज्यादा है जबकि कॉर्क की डेंसिटी कम है, जबकि यहाँ पर आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी आप जानते हैं ना, डेंसिटी मतलब कि पर यूनिट एरिया में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। कि हम बात करें जैसे कि इतना बड़ा एक रुई का टुकड़ा हमने लिया और इतना ही बड़ा कोई पत्थर लिया, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी पत्थर की, वेट ज्यादा होगा पत्थर का, वो डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है, जबकि कॉर्क सेल की डेंसिटी कैसी है, कम है, जबकि वाटर की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। आगे बात करें कि ये डूब क्यों रही है,
तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, ये आयरन नेल हो गई हमारी और यहाँ हो गई कॉर्क। अब दो तरह के बल काम कर रहे हैं, एक तो डाउनवर्ड जो हम ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हैं, एक अपथ्रस्ट या कहें तो बायंसी। अब कौन ज्यादा होगा जब तो वस्तु डूब जाएगी और कौन ज्यादा होगा जब वस्तु तैरती रहेगी। तो देखिए कि कॉर्क शेल की बात करें तो कॉर्क शेल के अंदर क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स तो होगा कैसा, ज्यादा, है ना। डाउनवर्ड फोर्स तो कैसा होगा, आयरन नेल की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आयरन नेल की बात करते हैं कि आयरन नेल के अंदर क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स तो होगा कैसा, ज्यादा, जबकि उसके जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, अपथ्रस्ट फोर्स कैसा होगा, कम होगा। क्यों होगा, देखिए कि आयरन नेल जितना बल लगाएगी पानी के ऊपर, पानी द्वारा वापस लगाया गया जो अपथ्रस्ट फोर्स है या बायंसी या उत्प्लावन बल है, उसका मान के उतना नहीं होगा जितना कि आयरन का वेट है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आयरन नेल तो क्या हो जाएगी, सिंक यानी कि डूब जाएगी। अब कॉर्क की जब हम बात करें तो कॉर्क के द्वारा जो डाउनवर्ड फोर्स लगाया जाएगा वो तो लगाया जाएगा कम, क्योंकि कॉर्क एकदम हल्की है, इसकी डेंसिटी कम है, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ जो बायंसी लगाई जाएगी वो कैसी होगी, कॉर्क के द्वारा लगाए गए डाउनवर्ड फोर्स की तुलना में ज्यादा होगी, और इस वजह से ये कॉर्क जो होगी ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फोर्स कभी बराबर हो, यानी कि जितना डाउनवर्ड फोर्स लगाया जाए उतना ही अपथ्रस्ट हो। इन केस ऑफ आइस तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो वस्तु है ये हाफ इमर्स्ड का मतलब आधी तो पानी की सतह के अंदर और आधी पानी की सतह के बाहर तैरती हुई रहती है, यानी कि आधी सिंक रहती है और आधी फ्लोट करती रहती है जब डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट फोर्स सेम होते हैं। क्लियर। चलिए आखिरी जो रूल पढ़ना है हमें इस चैप्टर में वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको पढ़ते हैं। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट, इनका आपने वो यूरेका काफी पढ़ा होगा कि मैंने ढूंढ लिया, इसके बारे में ये स्टोरी आप लोगों ने सुन रखी होगी। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, कि किसी वस्तु को जब पानी में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो जो वस्तु है उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उस बल के बराबर होता है, यानी कि उस बायंसी के बराबर होता है जो कि उस वस्तु पर पानी के द्वारा लगाई जाती है। नोट करते हैं पहले इसको हम कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन वाटर, आंशिक रूप से या पूरी तरह से इसको जल में डुबोया जाता है, तो इट एक्सपीरियंसेस a force on it which is equal to the weight, which is equal to the weight of the fluid to the weight of the fluid displaced by it। यानी कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह से या पार्शियल यानी आंशिक रूप से जल में डुबोया जाता है, जल में या किसी भी लिक्विड में डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के ऊपर एक बल काम करता है, और वो बल किसके बराबर होता है, वो बल का जो मान है वो उस फ्लूइड के वजन के बराबर होता है जितना कि फ्लूइड उस वस्तु के द्वारा हटाया जाता है, और इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ बायंसी। फोर्स ऑफ बायंसी का मतलब कि कितना बायंसी या कितना उत्प्लावन बल काम कर रहा है उस वस्तु के ऊपर, तो वो हमें बताता है किसके बारे में, इस फ्लूइड के द्वारा डिस्प्लेस किए गए जल की मात्रा के बारे में बताता है।
जैसे कि एक प्रयोग भी किया गया कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी भर दिया, यहाँ पर इसमें एक गैप है। अब क्या किया, स्ट्रिंग धागे से बांधकर और एक पत्थर को इसके अंदर लटकाया जाता है। अब किया ये जाता है कि मान लीजिए इस पत्थर का जो वेट है ये 20 ग्राम है। ये कंटेनर यहाँ तक पूरा पानी से हमने भर दिया। अब इसके अंदर जब हम इस पत्थर को डालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली पानी बाहर निकलेगा, ये तो हम जानते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पानी बाहर निकला इसको हमने यहाँ एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया और ये पाया गया कि जब इस कंटेनर का वेट किया गया तो अंदर जो पानी का वजन आता है वो भी कितना आता है, 20 ग्राम आता है, जिससे ही पता चलता है कि जितना इस वस्तु का भार है उतना ही पानी इसके द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है। तो इससे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिफाइन कर सकते हैं कि आसानी से हमें पता चल सकता है कि वस्तु का जो भार है वो उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होगा, यानी कि जितने वजन की वस्तु होगी वो उतने ही भार के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। चलिए, तो ये लीजिए हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, आर्किमिडीज लॉ। और ये जो चैप्टर था ग्रेविटेशन, काफी लंबा गैप ड्यूरेशन आ गया था, तो आज हमने फाइनली इस क्लास को कंप्लीट कर ही लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के कर लीजिएगा, जब भी टाइम मिलेगा तो इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको सॉल्व मैं करवा दूंगी। प्रैक्टिस करते रहिए, चैप्टर का रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।